नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज से हम लोग हर 2 दिन में एक नया वीडियो अपने चैनल पर डालने वाले हैं। मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूं और आप विश्वास के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर 2 दिन में आपको ऐसे 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की जो है एक वीडियो के आपके थ्रू दिए जाएंगे और जो संभावित एग्जाम्स में आते भी हैं और पिछले कई सालों से आ भी रहे हैं। तो मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं और आप एक क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की जो कमजोरी है आप एक हफ्ते पढ़ के देखिए या आप 4 वीडियो तक इंतज़ार करिए और 4 वीडियो में आप ये देखिएगा कि आपकी करंट अफेयर्स जो है वो कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला सेशन है, अपना पहला वीडियो है, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस आपका जो है कब मनाया गया है। तो आप जानती हैं कि विश्व अंगदान मीन्स आप जानते हैं कि ऑर्गन्स को डोनेट करना पड़ता है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जो ये विश्व अंगदान दिवस है ये मनाया गया है आपका 12 अगस्त को। तो कब मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो अंगदान दिवस है ये ठीक है 12 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अंगदान देने वाला राज्य है भारत में, जिसको अंगदान के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया जा चुका है, यानी उसको आपका रिकग्नाइज करके उसको प्रोत्साहन पुरस्कार जिसको हम बोल सकते हैं, तो अंगदान पुरस्कार जिस राज्य को मिला हुआ है भारत में उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अंगदान के लिए जिस राज्य को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है उस राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। ठीक है, और दिवस कब मनाते हैं? तो सामने आपका आंसर है 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। तेलंगाना के जो सीएम हैं उनका क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, तेलंगाना के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो तेलंगाना के सीएम का क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की हेड को आपका जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। और आपका जो है आंध्र प्रदेश से जो है ये अलग हुआ था, 2014 गठन हुआ था। और किससे अलग हुए थे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये रही तेलंगाना की कहानी। तेलंगाना को लेके हम और भी चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि बथुकम्मा जो फेस्टिवल होता है, जो कि पेपर में बहुत आता है, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर आता है केरला, आपका तमिलनाडु में आपका जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा मेद्रम जतारा एक जो है जनजाति महोत्सव होता है, जो भारत का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है, वो भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो अपना ये रहा, ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका जो है ये रहा। दूसरा प्रश्न ये है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए जो है कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास हेल्थ श्रेष्ठ, ठीक है, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य, श्रेष्ठ, और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा आपका जो है सी, श्रेष्ठ। ठीक है, और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो हमारा अब आयुष मंत्रालय भी है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय भी है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ही को हम आपका स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय, ठीक है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका क्या नाम है? जेपी नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा जो हैं, उनका पूरा नाम है, वो इस समय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अभी आयुष मंत्रालय ने एक पुरस्कार शुरू किया जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद धन्वंतरी पुरस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद धन्वंतरी पुरस्कार की अभी शुरुआत की है किसने? आपका तो वो की है आयुष मंत्रालय ने। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा आयुष मंत्रालय के, यानी दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हुआ? श्रेष्ठ। तो कौन सी पहल की शुरुआत की है? श्रेष्ठ की। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटू सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, अब इसका देखो आपको क्या क्या याद रखना है कि इसमें आपको ये याद रखना है
कि 8,146 करोड़। आजकल क्या होता है कि पेपरों में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं बार बार, तो आपको एक करेंसी याद रखनी है कि कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए हैं, राशि आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ गए। तो 8,146 करोड़ की लागत से परियोजना का क्या नाम है, परियोजना का नाम है हाइड्रो पावर परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। और केंद्र सरकार इसमें इन्वेस्ट कर रही है, नाम है टाटू द्वितीय परियोजना। ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका जो है लग रही है, मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी परियोजनाएं लगती हैं वो मोस्टली भूटान को तो बिजली सप्लाई करती ही करती है। ऐसे संबंध है हमारे भूटान के साथ, या हम समझौता कर लेते हैं तो हमारी बिजली हम भूटान को भी सप्लाई कर देते हैं उससे। जैसे कि भारत और भूटान के बीच में एक जल विद्युत परियोजना है जो कि बिजली सप्लाई करती है आपस में, उसका नाम है चोखा जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है? चोखा जल विद्युत परियोजना। और ये एक ऐसी परियोजना है जो भारत और भूटान के बीच में पहले से स्थापित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ मीठे पानी के केकड़े की प्रजाति खोजी गई है? इसका आंसर आपका गोवा। ऑप्शंस में आपके पास गोवा है, केरल है, उड़ीसा है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका केरल। अब इसमें ध्यान दीजिए, भारत में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो कहाँ पाई जाती है भारत में? वो पाई जाती है केरल में। तो जितनी स्पीसीज हैं वो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की स्पीसीज जो होती हैं वो हमारे केरल में मिल सकती हैं। अच्छा, जैव विविधता जिनको नहीं पता उनके लिए डेफिनेशन हम आपको समझा देते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल क्षेत्र जहाँ पे एक ही प्रजाति में कई सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ऐसी जगहों को हम जैव विविधता वाले क्षेत्र कहते हैं। भारत में बायोडायवर्सिटी का जो गेटवे है वो बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों को। और भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो केरल राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका केरल। तो मीठे पानी की केकड़ी की प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? केरल में हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने जो है किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो ये एक बात ध्यान रख लीजिए, जो कॉमनवेल्थ, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल। ठीक है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। पहले बात जिन लोगों को समझ नहीं आते हैं उनको हम समझा देते हैं कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ आपका संगठन है। ठीक है, और ये ऐसे देशों का संगठन है जो कभी ना कभी किसके अधीन रहे हैं? ये ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके अधीन जो देश रहे हैं, ऐसे देशों के संगठन को क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल संगठन। और इसी संगठन में जो देश मेंबर हैं उन्हीं देशों के बीच में एक खेल का आयोजन होता है जिसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। इनकी शुरुआत कब हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स की इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में। और कहाँ से हुई थी? कनाडा से। हैमिल्टन कनाडा, शहर का नाम था हैमिल्टन, और वहां से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा दुनिया में ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोजन होता है और इसमें सिर्फ वही देश हिस्सा ले सकते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के कभी ना कभी अधीन रहे हों। इसी के साथ आपको एक बात और यहाँ ध्यान देनी चाहिए कि 1930 से लेके और 1978 तक यानी 1978 तक इसका जो नाम था ना, वो उस नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है, इस खेलों का क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर खेल। और 1978 के बाद इसका नाम बदल के क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो 1978 के बाद इसका नाम बदल के क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल। हर 4 वर्ष के अंतराल पर ये खेलों का आयोजन होता है। भारत में पहली बार जो इनका आयोजन था, ठीक है, भारत में पहली बार जो आपका आयोजन हुआ था इनका, पहली बार जब भारत में हुए थे 2010 में हुए थे और वो नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, इसके बाद या इसके पहले कभी इनका भारत में आयोजन नहीं हुआ है। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर है सी, अहमदाबाद का। और याद रखिएगा कि 2030 का ये प्रस्ताव पारित भी हो चुका है और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हमारा अहमदाबाद शहर यानी गुजरात करेगा। 2026 इस समय अगले साल 26 आने वाला है, तो 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ हो रहा है? तो 2026 का कॉमनवेल्थ जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर है ग्लासगो? तो स्कॉटलैंड में जो है ग्लासगो पड़ता है, शहर है, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 के
कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। एक बात जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, बिल्कुल 100% कि इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2026 का जो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड का गेम है, इसमें 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। बजट की कमी की वजह से 9 खेलों को इसमें बाहर किया गया। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आपका 6वां नंबर प्रश्न है अपना। तो 6वें नंबर पे आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो, आपको ये समझना होगा कि ये जो बलूचिस्तान है, ठीक है, पहले तो इसका आंसर देख लेना ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आए। इसका आंसर है बॉम्बे। अमेरिका ने एक घोषित किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। क्यों ऐसा किया है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन है, क्या है, वो देखो। क्या है कि पाकिस्तान जो है, जैसे आपको याद होगा कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान के जो आपके आका थे, वहाँ के जो राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली जैसे लोग, तो उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी और उन्होंने हमें टॉर्चर कर करके, इंग्लैंड और ब्रिटिश से मांग कर करके और दबाव डाल डाल के पाकिस्तान बनवा लिया और हमने डिवाइडेशन कर दिया। लेकिन आप याद रखिए कि अब पाकिस्तान के साथ यही चीज़ हो रही है। पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है पश्चिमी वाला, ये बलूचिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। ठीक है, उस समय जब हम एक थे, उस समय हमारी एक कमिश्नरी भी हुआ करती थी बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं कि उनका बहुत शोषण हुआ है, वो कहते हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्र राष्ट्र बने और वो अपने आप को बलूचिस्तान लिबरेशन मीन्स क्या होता है? आज़ादी। हम लिबरल हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो वो अपने आप को ये कहते हैं। और उन्होंने कई आपका पाकिस्तानी सैनिकों के काफिलों पर, गाड़ियों पर हमले भी किए हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध आप जानते हैं कि बहुत काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, उनकी मदद करते थे पाकिस्तान। और अमेरिका तो शुद्ध बिजनेसमैन है, उनको तो किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई जो है पाकिस्तान, जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि पाकिस्तानी सरकार का विरोध कर रही है, वो हमारे लिए जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ना है। अगला, उड़ीसा सरकार ने किसे जो है हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम्स का, जो हैंडलूम उनका बिजनेस है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर आएगा बॉम्बे, माधुरी दीक्षित को। इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि 2015 में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर ही माधुरी दीक्षित थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से हुई थी। और उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन थी? माधुरी दीक्षित थी। अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है आप जानते हैं कि क्या था? कलिंग था। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ था सम्राट अशोक और आपका कलिंग के शासक खारवेल के बीच हुआ था। ये सबको पता है। कलिंग के शासक कौन थे? खारवेल थे। और खारवेल का संबंध किस राजवंश से माना जाता है? चेदी राजवंश से, जो कि बुंदेलखंड का एक महाजनपद था। इतनी चीजें आप ध्यान रखा करो हिस्ट्री से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? माधुरी दीक्षित है। उड़ीसन गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत की हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का रूट क्या है? ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि अगर हम ट्रेन का इतिहास देखते हैं तो शुरुआत जो है वो हमारी कोयला से हुई थी। ठीक है, सॉरी, भाप से हुई थी। हाँ, भाप कोयला एक ही बात है, उसी से बनता था। तो कोयला हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे डीजल पे, उसके बाद हमारे बिजली पर, ठीक है, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं किस पर? हाइड्रोजन पर। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने हाई स्कूल की साइंस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं हाइड्रोजन को? क्योंकि सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, 0% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? हाइड्रोजन। और ये बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करता। हीटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, सामान्यतः जो ईंधन है उनसे 3 गुना ज़्यादा इसकी ऊष्मीय क्षमता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन पे स्विच करें और हो भी गए हैं। देखो 2018 में विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चला दी गई है 2018 में। ठीक है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, और ये आपका चला दी गई है कहाँ पर? ये चली थी आपकी जर्मनी में। ठीक है, इसको फ्रांस ने बनाया था। और इसके अलावा अभी 2025 में चाइना एशिया का पहला देश बन चुका है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का सफल
ट्रायल किया है। चीन जो है वो एशिया में पहला देश है जिसने इसका ट्रायल कर चुका है हाइड्रोजन का 2025 में। भारत में ये कहां से कहां चल रही है, अभी ये घोषित हो गया है इसका रूट मैप। तो भारत में सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी और इसका नाम होगा आपका जो है वंदे मेट्रो। इसका जो नाम होगा क्या होगा, वंदे मेट्रो के नाम से चलाई जाएगी और एक पैसेंजर गाड़ी होगी। भारत में जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन आता है अगला, नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य ने की है? गजब का प्रश्न है। नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम ने की है। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री जो, छोड़ो मुख्यमंत्री नहीं याद करो, और चीजें हैं सिक्किम के लिए। सिक्किम के लिए ना, इस सिक्किम को नहीं चर्चा करते इसमें, ठीक है, सुनो बाद में कर लेंगे कभी फिर किसी और प्रश्न में। नारी अदालत के बारे में देखिए, अदालत पे हम चर्चा कर लेते हैं। नारी अदालत आपने, ये तो महिलाओं की जो बढ़ती हुई अपराध है उनको सुलझाने के लिए शुरुआत की गई है, लेकिन आपने एक अगर सुना हो मोबाइल कोर्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं मोबाइल कोर्ट, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो मोबाइल कोर्ट की शुरुआत आपका भारत में जो है कौन किसने की, इसका जनक किसे कहा जाता है मोबाइल कोर्ट का जनक? क्योंकि ये चलता फिरता कोर्ट होता है, एक बस में इसका सेटअप लगा दिया जाता है। जैसे नारी अदालत है नारियों के लिए खोली गई, मोबाइल कोर्ट सबके लिए, लेकिन ये चलता फिरता कोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम थे उनको इसका जनक माना जाता है कि मोबाइल कोर्ट का जनक भारत में किसको मानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत में मोबाइल कोर्ट का जनक माना जाता है। इसके अलावा संघीय न्यायपालिका क्या कहलाती है? तो देखिए स्ट्रक्चर में बड़ा आसान है चीजें, देखो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आएगा, संघीय न्यायपालिका में हाई कोर्ट आएगा और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आएंगे। ठीक है, और राज्य की जो न्यायपालिका होती है, ये हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, संघीय और राज्य। राज्य की न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है? वो ऐसे होता है, इधर देखिए हाई कोर्ट सबसे ऊपर होगा इसमें, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है वो इसके नीचे होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, सब ऑर्डिनेट्स जो आपका कोर्ट होते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट, C लिख देते हैं OURT। चलो ठीक है, तो ये आपका राज्य की न्यायपालिका स्ट्रक्चर है, इसमें हाई कोर्ट सबसे ऊपर होता है, और ये संघीय न्यायपालिका स्ट्रक्चर इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा आपका नारी अदालत किसने शुरू की? सिक्किम में। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न 10वां प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 अगस्त। अब मुद्दा है कि क्यों मनाया जाता है, तो विभाजन विभीषिका दिवस इसलिए मनाया जाता है, विभीषिका का मीन्स होता है डरावना, जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं। तो ये है 14 अगस्त 1947 की कहानी, जब हमारा और पाकिस्तान का जो है, मतलब हम भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान जो है नामक एक नया देश बना था, जिसके बाद देश में बहुत गहराई से दंगे हुए और उसमें लाखों लोग मारे गए थे। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम 14 अगस्त को मनाते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है, उम्मीद है कि आज के 10 प्रश्न आपको पहला करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सहपाठियों को, अपने आपका रिश्तेदारों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बहुत जल्द अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब की बार क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, मतलब 10 से 15, 20 तक भी जा सकते हैं। ओके, तो जय हिंद, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।